17 महीने बाद एक ऐसे वक्त पर अब्बास अंसारी का आगमन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हुआ जब अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार को अब्बास अंसारी अपने पिता के फातिया के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए और उन्होंने चादर चढ़ाया और फिर गाजीपुर जिला जेल के लिए रुखसत हो गए। इस दौरान बताया गया कि कल ईद का त्यौहार है जिसको सभी लोग बड़े सादगी के साथ मनाते हैं और इसे लेकर आसपास के लोगों से भी निवेदन किया गया है। इसके पहले अब्बास अंसारी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर जेल से उनके पैतृक आवास मोहम्मदाबाद लाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब्बास अंसारी गाड़ी में मौजूद हैं। अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक भी हैं। उनके ऊपर करीब 8 मुकदमे हैं और इन्हीं मुकदमों के चलते वो जेल में हैं। 17 महीने से जेल में रहने के बाद वो पहली बार अपने पैतृक आवास के पास पहुंचे। इस दौरान अब्बास अंसारी ने एक अलग अंदाज में वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको मुख्तार अंसारी की याद दिलाएंगी कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जाता था और मुख्तार अंसारी इसी तरह गाड़ी में बैठे रहते थे, उसी तरह आपको अब्बास अंसारी की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। अपने पिता के उसी अंदाज में अब्बास अंसारी इस पुलिस की गाड़ी से बाहर आते हैं और जब अब्बास अंसारी पुलिस की गाड़ी से बाहर आने वाले होते हैं तभी इशारा होता है कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम दुरुस्त हैं और अब अब्बास को बाहर आ जाना चाहिए। पुलिस के तमाम अधिकारी और सिपाही वहां से उतरते हैं। फिर अब्बास अंसारी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपने पिता जैसे ही अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। अपने पिता मुख्तार अंसारी के फातिया में शामिल होने के बाद अब्बास दोबारा गाजीपुर जेल की ओर चले जाते हैं। इसके बाद अब्बास अंसारी के बड़े पिता यानी सांसद अफजाल अंसारी ने अब्बास अंसारी से जुड़ी सारी बातें मीडिया के सामने रखी। उन्होंने ये भी बताया कि अब्बास अंसारी के ऊपर किस तरह के मुकदमे हैं और उन्हें कब तक जमानत मिल सकती है। ये आदेश था कि अब्बास अंसारी को अपने पिता के 10वें के फातिये उसका व्यवस्था किया जाए। उस क्रम में आए थे, फातिया हुआ, मजार पर आए, फूल की चादर चढ़ाए, मिट्टी डाले और रुखसत हो गए गाजीपुर जेल के लिए। फिर कल ईद का त्योहार है तो किसी को बताना नहीं है, सारे हिंदुस्तान में है, एक ही दिन है, हो रहा है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अब ऐसे परिवार में जहाँ ईद एक खुशी का त्योहार है, वो उस रूप में तो नहीं मनाया जा सकता, तो ऐसे मौके पर जो रिश्ते नाते और पास पड़ोस या जो जिसके हमदर्द, वो लोग इस त्योहार के मौके पर आकर के उस परिवार को उसका गम बांटने के लिए उनका दरवाजा करते हैं, पुरसा देते हैं। तो इसके लिए भी हमने कल ही निवेदन कर लिया था। क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद साहब जब आए थे, पुलिस अधीक्षक महोदय के एक पत्र को ले लिया था कि ला के फिर ईदगाह में नमाज पढ़ाना व्यवधान बहुत होगा, हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वह नमाज पढ़ा लीजिए। नमाज पढ़ने के बाद फिर जब आप उचित समझिएगा लेके फिर परिवार में आइएगा। कल साल भर का वो त्योहार है और पहली ऐसी ईद है जब मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं है, तो उस परिवार में उस गम के माहौल में जो लोग आएंगे, शिरकत करेंगे, उनके लिए पुरसा देंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल तो कोई रोजा है नहीं कि शाम तक मगरिब के बाद ही रोजा खोलेगा आदमी और तब आके फातिया पढ़ेगा, ऐसी तो कुछ नहीं रहेगी। और दिन ही दिन में और परसों उनको दफन हुए 13 दिन पूरा हो जा रहा है। 30 तारीख को मुख्तार को कब्र में दफन किया गया था, तो
13वें दिन उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं खास होती है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। रात का वक्त तो जेल में ही, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। हम लोग कोशिश में हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है और हमारे वकील ने अपनी पूरी बात रख दी है और राज्य सरकार की ओर से जो उनके वकील हैं उन्होंने भी अपनी पूरी बात कर दी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश के क्रम में इन 3 दिनों के लिए अब्बास को अपने परिजनों से मिलने का, पहले दिन तो फातिये में सम्मिलित होने का, बाकी दोनों दिनों में एक दिन ईद की तकरीब और तीजे की जो 13वें दिन का तीजा है उसकी तकरीब, उसमें उनको शिरकत करने के लिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अगर किसी तरह से तोड़ने मरोड़ने समझने समझाने में कुछ तो अधिक तो समझ लेते हैं, कुछ आप लोग समझा देते हैं। जितना अच्छा वकील नहीं समझेगा कोर्ट का आदेश उतना अच्छा तो कई पत्रकार बंधु ही समझ ले रहे हैं, तो उसको समझाइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका न दिया जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है उसका अक्षरशः पालन किया जाए और यदि उसको ट्विस्ट करने, तोड़ने, मरोड़ने और किसी और तरह से घुमाने की कोशिश की गई तो हम आपसे क्या कहें, हमें जो कहना होगा हम सर्वोच्च न्यायालय में कहेंगे। आपने कहा था कि अब बढ़ रहा हूँ, आपको तारीख नहीं बताऊंगा कि आप पहले ही से वहां खड़े हो जाइए जाके कि होने न पाए जमानत, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसी अप्रैल में। कोई मुकदमा नहीं है, एक मुकदमा है गाजीपुर से एक सज्जन ने पहले कभी उन्होंने हमसे हमारी जमीन या हमारी प्रॉपर्टी हमें दबाव में लेकर के लिखवा लिया था, तो उसमें बाकी अक्यूज की बेल हो गई है, उनकी भी बेल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं हो जाएगी, कानून है ना। तो दूसरा वो है जिसमें उनकी पत्नी मिलने गई थी तो बताया गया मुकदमा कायम करके कि मुलाकात के लिए जो प्रक्रिया परमिशन की होती है वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उनको भी बंद कर दिया। उस केस में इनको भी, उसमें भी सारे लोगों की बेल हो चुकी है, चाहे जेल अधिकारी रहे हों, चाहे उनकी पत्नी या उनका ड्राइवर या जो अकेली इनकी बची है वो भी जिस दिन कोर्ट में नंबर पे आ जाएगी वो भी बेल होगी। अब एक केस बचता है सिर्फ और वो है ईडी का। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के तौर तरीकों को कि बहुत लंबी अवधि तक किसी को आप जेल में नहीं रख सकते, उसके लिए आपको अपनी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। आपको पता ही होगा, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईडी के जो मामलात हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के होते हैं वो किसी के लिए सर्वाधिक सजा 7 साल की है और 1.5 साल से तो वो जेल में। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कितने का केस आप अनुमान बताइए? 200, 400, 700, 1000, 2000, 5000 करोड़ का नहीं है, 4 करोड़ रुपए का। और अभी 4 दिन पहले संजय सिंह को पूरा स्कैम तो कई 100 करोड़ का है, लेकिन संजय सिंह के जिम्मे ईडी ने कहा कि 2 करोड़ का कम से कम मुनाफा इनके खाते से में गया और 2 करोड़ वाले पे जब सुप्रीम कोर्ट रहम कर सकता है तो 4 लाख वाले पे भी कुछ उम्मीद रखते हैं, तो उसमें भी इसीलिए कह रहा हूँ बेल करा परमानेंट जी।